वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस चैनल मैथमेटिक्स विद राज में स्वागत है। आप सभी के लिए मैं क्लास 10 की सिलेबस के हिसाब से आपका बोर्ड एग्जाम है, चूंकि उसके सिलेबस के हिसाब से हर चीज़ मैं बता रहा हूँ, शुरू से हर चीज़ ले रहा हूँ और एक एक चीज़ बहुत अच्छे से ले रहा हूँ, डिटेल से ले रहा हूँ, जिससे आप परीक्षा में पूरे मार्क्स पा सकें। उसके तहत मैंने बताया कि ये यूनिट 1 का जो रियल नंबर सिस्टम का है वो 6 नंबर का वो मैं कंप्लीट करा दिया हूँ। उसको आप अच्छे से हमारी वीडियो देख लीजिए, वो सब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्लास 10 की प्लेलिस्ट पढ़ी, उसमें सब मिल जाएगा आपको। दूसरा जो यूनिट है अलजेब्रा का जो बीजगणित का जो पॉलिनोमियल बहुपद वाला चैप्टर है उसको मैं बहुत अच्छे से बता दिया हूँ। तो आप जो है तो उसको भी ध्यान से देखेंगे तो ये भी बड़े आराम से आपसे एक एक चीज बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से जीरो लेवल से हर चीज बताई गई। आपको ऐसा हो नहीं सकता है कि आपसे वो ना बने। ये यूनिट जो बीजगणित के 20 नंबर के, इसलिए आपसे 20 नंबर बने। इसके लिए ये जो बहुपद वाला चैप्टर है वो कम से कम 5 नंबर अवश्य आते हैं, तो इसको जरूर पढ़ लीजिए। सिर्फ 3 वीडियो है, 3 वीडियो में आपके 5 नंबर 100% तैयार है, इसको कोई नहीं रोक पाएगा, इसलिए इसको जरूर पढ़ लीजिए। अभी मैं जो चैप्टर ले रहा हूँ यूनिट दूसरा ही का, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का मतलब है कि 2 चरों वाले रेखीय समीकरण का युग्म। इससे संबंधित ये चैप्टर है। इससे संबंधित क्या चैप्टर है, इससे संबंधित ये इतनी चीजें हैं इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में जितनी चीजें हैं उसका एक वीडियो में पूरा डिटेल में हर चीज, कॉन्सेप्ट से लेकर कॉन्सेप्ट क्या है, क्या चीज होता है लीनियर इक्वेशन, क्या उसके सोल्यूशन के मतलब होते हैं, क्या ज्यामिति मतलब होता है, हर चीज एक एक चीज है, उसको जरूर पढ़ लीजिए। क्योंकि वो जब पढ़ेंगे तभी ये पूरे चैप्टर ऐसा समझ में आएगा कि एक बार पढ़ने के बाद आपको कभी परीक्षा तक कभी भूलने वाला नहीं। इसलिए उसको जरूर पढ़ लीजिए। वो 40 मिनट का मेरा वीडियो है, लेकिन ऐसा वीडियो है कि आप यदि उसको पढ़ लीजिए तो इसका कोई भी सवाल आप अपने से सब हल कर लेंगे। इस पूरे चैप्टर का हर सवाल आप अपने से हल कर लेंगे, बशर्ते कि वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जैसा मैंने बताया है। उसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिए, तो डाउट हो तो भी कमेंट में वो कीजिए। मैं इस वीडियो में उसकी लिंक दे रहा हूँ, उसको जरूर पढ़ लीजिए और अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम अभी आज इसी चैप्टर के क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी तो मैंने बोला ना कि पिछले वीडियो में हम कॉन्सेप्ट सहित हर चीज की कौन क्या मतलब है, कैसे निकलता है, क्यों उसका नाम वो पड़ा, ये सब चीजें बताई गई हैं। अब आज हम ले रहे हैं इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको ले रहे हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है बुक का वो ये है, ये यदि आप देखें तो ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। वो क्या है कि बता रहा है कि ये जो है पहला क्वेश्चन कि फॉर्म मतलब बनाइए। अब क्या बनाना है, बनाना क्या है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, रेखीय समीकरण का युग्म बनाना है आपको। इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ये जो दोनों आपको प्रॉब्लम दी हुई हैं, दोनों जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन पर लीनियर इक्वेशन रेखीय समीकरण का युग्म बनाना है, फॉर्म करना है, बनाना है। तो ये बना लेंगे आप, और फिर जब बनाने के बाद उनका सलूशन भी निकालना है। जो रेखीय युग्म आएंगे उनका हल भी प्राप्त करना है, लेकिन हल जो प्राप्त करना है वो ग्राफिकली प्राप्त करना है। ग्राफिकली मतलब ग्राफी विधि से हल प्राप्त करना है। तो 2 चरों वाले रेखीय समीकरण जो होते हैं उनका हल करने की 3 विधियां होती हैं। पहला है ग्राफी विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, प्रतिस्थापन, और तीसरा है विलोपन जिसको हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। इन तीनों मेथड से हम किसी भी समीकरण को हल कर सकते हैं। हर समीकरण, हर जो रेखीय समीकरण के युग्म दिया है इससे भी हल हो जाएगा, इससे भी हल हो जाएगा, इससे भी हल हो जाएगा। तो ये आपकी परीक्षा में जो आएगा कोई एक चीज लिखा रहेगा, उसी से आपको हल करना है। तो आज हम ले रहे हैं ग्राफी विधि से हल करना। पर पहले ग्राफी विधि से मान लीजिए कोई बोले कि भैया इसको, आपका क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि कोई बोले कि भैया ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो आप इसको ग्राफी विधि से हल कीजिए। ये देखिए क्या है, रेखीय समीकरण का युग्म है आपका, ये रेखीय समीकरण का युग्म है। इसको कोई बोल सकता है, आपको परीक्षक बोल सकता है, परीक्षा लेने वाला की ग्राफी विधि से हल कीजिए या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं। तो ये हुआ समीकरण। जब समीकरण आपको ऑलरेडी दिया हुआ हो, ये रेखीय युग्म का समीकरण आपकी परीक्षा में दिया हुआ हो, तब आमतौर पर
विलोपन प्रतिस्थापन विधि से करने को आएगा या ग्राफी विधि से तो दिया रहेगा या नहीं दिया रहेगा यदि तो ऐसे ही शब्दों में फिर लिखा रहेगा। उसको आपको दो ही स्थितियां हैं, या तो ये ऐसा दिया रहेगा जैसा मैंने अभी लिखा वो दिया रहेगा ऐसा, या फिर नहीं दिया रहेगा तो ऐसा। तो आपको यदि ऐसा दिया है तो पहले उसको फॉर्म करना है, बनाना है, और दिया है तो सीधा हल करना है। हल करने की तीनों विधियां जानते हैं। तो हम अभी ये जो आपका क्वेश्चन है उसके हिसाब से तो हम पहले इसको इस तरह का समीकरण बनाएंगे, जो रेखीय समीकरण इससे बन सकता है उसको बनाएंगे। इन दो ये शब्दों में जो लिखा हुआ क्वेश्चन है इसके रेखीय समीकरण बनेंगे। ये रेखीय समीकरण जो भी बन सकता है उसको हम बनाएंगे और फिर ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो चलिए चलते, पहला काम अब इस क्वेश्चन का जो सलूशन करना है तो पहला काम यही है कि हम इसको हल करें। तो इसको हल करने का दो स्टेप में हल होगा। ये पहला तो समीकरण बनाना और दूसरा उसको ग्राफी विधि से हल करना। तो हम इसका सलूशन करते हैं और सलूशन में पहला पार्ट है, पार्ट 1 क्या है इसका, समीकरण बनाना भाग। इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, समीकरण बनाना। तो हम पहला समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण बनाने के लिए ये सलूशन ही चल रहा है, कह रहा है कि 10 विद्यार्थी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने मैथमेटिक्स क्विज गणित की एक क्विज में भाग लिया। अब उस क्विज में उस पहेली में क्या है कि बोल रहा है कि जो लड़कियां हैं वो 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो बॉयज की संख्या है, नंबर ऑफ बॉयज जो हैं लड़कों की संख्या जो है उनसे नंबर ऑफ गर्ल 4 अधिक है, 4 अधिक है। हिंदी में ये मतलब है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, जो उस क्विज में लड़के या लड़की भाग लिए उनकी संख्या बताना है। तो माना, अब हम मान लीजिए माना कि भाग लेने वाले लड़कों की संख्या इज इक्वल टू x, जो उस क्विज में भाग ले रहे हैं, और लड़कियों की संख्या इज इक्वल टू y है। तो ये है। अब आप बोल रहे हैं कि उस क्विज में भाग लेने वाले लड़के लड़कियों की संख्या बताइए। तो आपने लड़के लड़कियों की संख्या x y मान लिया। अब आप देखिए कुल तो 10 स्टूडेंट ही भाग लिए हैं, तो क्लियर है जब 10 भाग लिए तो पहला इक्वेशन तो सिंपल है कि x + y = 10। ये पहला इक्वेशन हो गया। लड़के लड़कियों जिन्होंने भाग लिया है उनकी कुल संख्या 10 है। दूसरा क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स y हैं, उनके बारे में एक शर्त और लगा रहा है। क्या लगा रहा है? अब ये प्रश्नानुसार हो रहा है। अब प्रश्नानुसार ऐसे आपको परीक्षा में लिखना है कि प्रश्न के अनुसार क्या कर रहे हैं आप। तो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी हिंदी का क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन यही लिखा रहेगा, बस मैं उसको हिंदी में बोले दे रहा हूं कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या से 4 अधिक लड़कियों की संख्या है। तो लड़कियों की जो संख्या है वो तो y हमने मान लिया, पर है वो क्या, लड़कों की संख्या इतनी है उससे 4 अधिक है। देखिए लड़कों की संख्या x है, उससे 4 अधिक कर दीजिए तो ये जो संख्या मिल गई, ये जो संख्या मिलेगी वो लड़कियों की संख्या जो y है उसके इक्वल होगी। तो इस प्रकार ये आपने ये दूसरा समीकरण बनाने की तरफ कदम बढ़ा लिया। लेकिन दूसरा समीकरण में मैं जैसा कि मैं बोला कि पिछले वीडियो में सब बता चुका हूँ, हर एक चीज समीकरण किस रूप का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्यों ऐसा होना चाहिए, उससे क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, सब चीज बताया जा चुका है। तो अभी ये समीकरण सही रूप में थोड़ा नहीं है, तो मानक रूप जो कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ उसको बदलने के लिए आप ये जो x है इसको इधर ट्रांसफर करेंगे। ध्यान रखिएगा सभी जो चर राशियां होती हैं बाएं साइड में कर ली जाती हैं। अच्छा जैसे ये इसमें सही है, ये अपने आप सही है क्योंकि चर राशियां दोनों बाएं साइड में है ये, और अचर राशि जो 10 है वो दाएं साइड में। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि चर और अचर दोनों साइड में है। तो हमने जैसा कि बताया हम पहले x को इधर करके और क्या कर देंगे, बाएं साइड में कर देंगे। तो इधर x दिख रहा है, x धनात्मक है, उसके आगे साइन कुछ नहीं लगा है, यानी पॉजिटिव माना जाएगा। यहाँ x जो है उसके आगे कुछ चिन्ह नहीं लगा है, इसलिए वो धनात्मक माना जाएगा। तो जब उसको हम इधर ले जाएंगे, ध्यान रखना यह है किसी भी समीकरण में कोई चर राशि हो, अचर राशि हो, जब अपना साइड बदलती है, पक्ष बदलती है, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष या दाएं पक्ष से बाएं पक्ष जाती है, तो हमेशा उसका चिन्ह बदल जाता है। हम इस x को इधर ले जा रहे हैं, तो इधर धन है तो इधर ऋण हो जाएगा, और इस प्रकार अब ये क्या बन जाएगा -x, और ये y इधर ही है, इधर तो कुछ किया नहीं हमने, इसका पक्ष बदला नहीं, तो इसलिए +y ही रहेगा क्योंकि इधर y प्लस में है, और इधर 4 जो है वो भी
ये दाएं पक्ष में, तो दाएं पक्ष में ही रहने दिया, इसलिए इसका भी चिन्ह प्लस ही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा, जो जैसा वैसे रहेगा। सिर्फ एक्स को हमने इधर उधर किया, उसका चिन्ह बदला। अब देखिए जो ये है, ये तो ओरिजिनल जैसा हमको समीकरण चाहिए उस रूप में ये वाली चीज नहीं थी, लेकिन हमने ये बना दिया उस रूप में। ये ऑलरेडी पहले से था, सॉरी ये पहले से उसी रूप में था, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो हमने देखा कि हमको जो दो समीकरण बनाने का काम था, युग्म रेखीय समीकरण का युग्म, वो बन गया। हमको ये बनाने का काम था समीकरण बनाना, तो वो बन गया। अब हम ये जब हमको मैंने बोला कि समीकरण बन गया, तो हमको अब मान लेंगे कि हमको समीकरण मिल गए, क्योंकि हमने बताया ना कि तो समीकरण ऑलरेडी रेखीय समीकरण के युग्म दिए रहेंगे, और दिए रहेंगे तो फिर आपको हल करना होगा, या तो ग्राफीय विधि से, या प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से। और यदि रेखीय समीकरण पहले से नहीं दिए हैं, शब्दों में लिखे हैं, जैसा कि यहाँ पर शब्दों में लिखा है ये सब है, तो यदि ऐसा लिखा है तो फिर आपको बनाना पड़ेगा रेखीय समीकरण। तो आपका एक काम तो हो गया, रेखीय समीकरण आपने इसका बना लिया, इस क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन का जब रेखीय समीकरण बन गया, तो फिर इसका हल भी निकालना है। हल मतलब एक्स का मान, यानी नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स। हल करना है मतलब एक्स वाई का मान निकालना। समीकरण हल करने का मतलब यह है कि जो चर राशियां हैं उसमें एक्स वाई उसका मान निकालना। तो एक्स का मान निकालना मतलब लड़कों की संख्या कितनी है वो निकालना, अब वाई का मान निकालना मतलब जो लड़कियों की संख्या है, ये लड़कियों की संख्या है, उसको निकालना। तो इस समीकरण को जब हल करेंगे तभी निकलेगा, लेकिन हल ग्राफीय विधि से करना है। तो चलिए हम अब चलते हैं अगले पेज में और देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो अभी हमको सबसे पहले समीकरण लिखना पड़ेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10 समीकरण नंबर 1 जो हमने पाया, और x प्लस वाई इक्वल टू 4 समीकरण नंबर 2, ये हमने समीकरण बना लिया। अब इसको ग्राफीय विधि से उपरोक्त युग्म को, उपरोक्त युग्म रेखीय समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करना है। ये कहानी है, अब ग्राफीय विधि से हल करना है, हल करना है। तो हल करना है तो इसका जो तरीका होता है ये होता है कि पहले हम समीकरण 1 का ग्राफीय बिंदु ढूंढेंगे, 2 बिंदु समीकरण, हर समीकरण, इसका भी और इसका भी। अच्छा, अब इसको रेखीय समीकरण क्यों कहते हैं, क्या इसका ज्यामिति मतलब होता है, मेरा पीछे वीडियो देखेंगे तो सब पता चल जाएगा, सब डिटेल्स बताएगा, लेकिन मैं संक्षेप बता देता हूँ कि रेखीय समीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमेशा एक रेखा को दर्शाता है, रेखा को दर्शाता है। हर रेखीय समीकरण रेखा को दर्शाता है, एक रेखा को हमेशा। हर दो चरों का रेखीय समीकरण, दो चरों का रेखीय समीकरण एक रेखा को दर्शाता है। ये मैं आपको ऑलरेडी अपने पहले वीडियो में, जिसकी लिंक मैं डाल दूंगा, उसको जरूर अच्छे से देखिए, वो सब समझाया। तो रेखा को दर्शाता है, तो ये जो दोनों समीकरण एक रेखा को दर्शाएंगे। लेकिन रेखा खींच कैसे पाएंगे कि समीकरण 1 के 2 बिंदु ढूंढ लें, इस समीकरण से जो रेखा बनेगी, इस समीकरण से भी रेखा बनेगी, उसके 2 बिंदु ढूंढ लीजिए, इस समीकरण से जो रेखा बनेगी उसके 2 बिंदु ढूंढ लीजिए, तो वो ग्राफीय विधि से तभी हल हो पाएगा। ग्राफीय विधि से हल करने की तरीका है, तो समीकरण 1 से बनी ग्राफीय सारणी, हम ग्राफीय सारणी का मतलब है कि ग्राफ खींचने के लिए 2 बिंदुओं वाली एक सारणी बनाएंगे। वो मान लेते हैं, वो जो सारणी है उसमें x y के हम मान ले लेंगे, ये और ये x y के मान जो हैं, ये x और ये y, हम दो मान ले लेंगे, बस 2 बिंदु आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं, x समीकरण 1 में हम अपनी इच्छा अनुसार जो इच्छा होगी वो रख सकते हैं। समीकरण 1 में x इक्वल टू जो इच्छा हो वो रख लीजिए, 4 रख दीजिए, आपकी जो इच्छा वो रख सकते हैं, लेकिन हमेशा रखिए ऐसा कि आपको, जैसे यहाँ पर x प्लस वाई है ना, समीकरण 1 x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये सब इसकी ग्राफीय सारणी बन रही है। तो x के स्थान पर 4 रखना है आपको, तो यहाँ 4 रखिए, और प्लस वाई x के स्थान पर यहाँ पर 4 रख दीजिए। अब y है इक्वल टू 10, तो इसलिए 4 y इक्वल टू, हमने अभी बताया कि हम हल करने के लिए y को इधर अकेला करना पड़े, क्योंकि अभी y के साथ 4 जुड़ा है, तो 4 को हम इधर भेजेंगे, इधर इस साइड भेज देंगे, दाएं साइड में, अभी लेफ्ट साइड में 4 है, तो ये
अचर राशि है, इसको हम कोशिश करते हैं कि दाएं साइड में चली जाए, तो ये 10 - 4 हो गई, और 10 ये प्लस थी इधर माइनस आ गई, इस पर y = 6 हो गई। और जब y = 6 हो गई तो x = 4 और y = 6, देखिए x = 4 y = 6, ये हल नहीं है, ये इस जो ये रेखीय समीकरण है इसका ग्राफ खींचने की ये बिंदु मिला कि x = 4 आया, y = 6 आया। अब ये हुआ। अब आप समीकरण इसी में अभी दूसरा बिंदु निकालना है, समीकरण 1 में अब x = 5 रख दीजिए। चलिए जो इच्छा हो रख सकते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ को आपको रखना हो जिससे आपको देखिए 5 अब यहाँ रख देंगे तो 5 + y, यहाँ पर 5 रख देंगे x स्थान पर, 5 + y = 10 हो जाएगा। और इस 5 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो y = 10 - 5 हो जाएगा, क्योंकि इधर 5 धनात्मक है, जब उसका अपना पक्ष बदलेगा तो माइनस हो जाएगा। अब y = 5, मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ x = 5 आया, y = भी 5 है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, कुछ भी रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, कभी आंसर गलत नहीं हो सकता है। कभी किसी का गलत आए तो कमेंट में ले सकता है कि सर हमारा गलत आ रहा है, और निश्चित रूप से आपसे कुछ गलती हुई, गलत नहीं आ सकता। हाँ, रखना नंबर ऐसी चाहिए कि हमको जल्दी से x y से मान आसानी से मिल जाए, पूर्णांक मिले, दशमलव में ना मिले, क्योंकि ये बिंदु अभी खींचना भी होगा। अब ये कैसे खींचना होगा अभी हम इसको देखेंगे आगे, पर ये बिंदु ग्राफ में खींचना भी होगा। 4 6 एक बिंदु हमारा क्या हो गया, इसको हम लिखते हैं, इसको अथवा क्या लिखते हैं, बिंदु 4 और 6, और इसको हम इस बिंदु को क्या लिखते हैं, 5 और 5। ग्राफ में कोई भी बिंदु 2 पॉइंट्स लिखा जाता है, x पॉइंट 4 है और y पॉइंट 6 है, इसमें x एक्सिस का मान 5 है, y एक्सिस का मान भी 5। ये दो बिंदु हम ग्राफ में रखेंगे तो रखेंगे और उनको मिलाएंगे तो ये रेखा मिल जाएगी, ये वाली। ऐसे अब हम समीकरण 2 से बनी ग्राफीय सारणी बनाते हैं। ग्राफीय सारणी तो हमको ऐसे ही करना होगा। दो क्या है, -x + y = 4 है ये समीकरण, तो हमको फिर से वैसे ही करना होगा। हमको समीकरण 2 से फिर समीकरण बनाना है, तो हम पहले इसको x y के दो वैल्यू निकालेंगे, x y के, और फिर वो बिंदु ग्राफ में रखेंगे। तो x = आप मान लीजिए x = 1, तो यहाँ पर रखिए, इसमें समीकरण 2 में x = 1 रखने पर तो यह -1, x स्थान पर -x है तो x स्थान पर 1 रख दीजिए तो -1 हो जाएगा। अब y = 4, भाई यहाँ पर -x है ना, आपको x स्थान पर 1 रखना है, तो x स्थान पर 1 रखेंगे तो माइनस तो बाहर रहेगा, ये माइनस तो उसके साथ लगा है, तो ये -1 इसलिए हो गया। अब ये मैंने बताया कि ये माइनस है, और इसको अब आपको इधर दाएं साइड में ले जाना है, दाएं साइड में ले जाएंगे तो इसलिए y = इधर सिर्फ y बचेगा, 1 को इधर भेज देंगे तो 4 + 1 हो जाएगा, यानी 5, तो y = 5। इस प्रकार ये बिंदु क्या हो गया, 1 और 5, ये बिंदु 1 और 5 हो गया, x = 1 अब y = 5 हो गया। अब x = आप 2 ले लीजिए, तो 2 लेंगे इसी समीकरण में, तो -x यानी x के स्थान पर 2 रखेंगे तो -2 हो जाएगा, और प्लस y = 4, और फिर से इसको 2 लिए तो ऐसा हो गया। अब -2 जो इधर है अपना साइड इधर चेंज करके इधर जाएगा, तो इधर सिर्फ y बचेगा, क्योंकि y का मान हमको चाहिए, तो y इधर को रखना है, बाकी इधर उधर कर देना सब। तो -2 का इधर कर दिए तो 4 + 2 हो गया, और 4 + 2 का मतलब y = 6 हो गया। इस प्रकार ये जो बिंदु हुआ x = 2 y = 6, यानी जो बिंदु है 2 और 6 है। तो ये दो बिंदु आपके यहाँ पर भी निकल गए, 2 और 6। अब हम इन दोनों रेखाओं के ग्राफ बड़े आराम से खींच सकते हैं, और जहां पर वो ग्राफ काटेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, वही उनका हल होता है। ये क्यों ऐसा होता है, प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, जब प्रतिच्छेद करते हैं तो उसका क्या मतलब है, जब प्रतिच्छेद नहीं करते हैं तो क्या मतलब है, क्योंकि 2 रेखाएं अब मिलेंगी। आपने देखा ना कि अभी आपको ये 2 रेखाएं मिलने वाली हैं, ये दोनों रेखाएं मिलने वाली हैं, लेकिन ये तो इससे एक रेखा मिलेगी, इस समीकरण से मैंने बताया ना कि इस समीकरण से आपको एक रेखा मिलेगी, और एक रेखा इस समीकरण से मिलेगी, इस समीकरण से रेखा इसके माध्यम से खिंचेगी, और इस समीकरण से रेखा खिंचेगी इस सारणी के माध्यम से खिंचेगी। दोनों रेखाएं हो सकता है कि आपस में प्रतिच्छेद करें, हो सकता है ना करें। यदि प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या उसके मतलब होते हैं, नहीं करती हैं तो फिर उसके क्या मतलब होते हैं, समानांतर रहती हैं तो क्या उसके मतलब होते हैं, संपाती रहती हैं तो क्या उसके मतलब होते हैं, ये सब मैं
उस वीडियो में डाल चुका हूँ, जो मैंने पहला वीडियो 40 मिनट का डाला है, जिसका मैं बोल रहा हूँ कि मैं लिंक डाल दूंगा, उसको आप जरूर अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि वहां सब कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया है। मैंने बोला कि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो हर चैप्टर अपने से पढ़ा जा सकता है, अपने से सॉल्व किया जा सकता है। फिर भी मैं एक एक चीज अभी बता रहा हूँ। तो चलिए, ये चीज हो गया। अब हम लेते हैं इसका कैसे ग्राफ में वो करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बिंदु रेखा एक, यानी समीकरण एक पर बिंदु 4 6 है और 5 5 है, एक ये है। तो हम पहले वो समीकरण एक से बनी रेखा से, हमने बोला कि रेखीय समीकरण से हमेशा एक रेखा बनती है, से बनी रेखा पर दो बिंदु हमको मिल गए भाई। क्या कौन कौन से दो बिंदु मिल गए? एक बिंदु को ए बोल दें, वो है 4 और 6, और दूसरा बिंदु को बी बोल दें, वो है 5 और 5। इसी प्रकार समीकरण 2 से बनी रेखा, उससे हर समीकरण, हर रेखीय समीकरण है ये जो है, समीकरण 1 समीकरण 2 रेखीय समीकरण है, उनसे हमेशा एक रेखा बनती है, रेखा को दर्शाते हैं वो। तो से बनी रेखा पर दो बिंदु यहाँ भी मिल गए। कहाँ से मिल गए? ये हमने देख लिया। ये जो दो बिंदु हैं, ये पहली रेखा से बना समीकरण पर, और दूसरे समीकरण से बनी रेखा है। 1 5 2 6 दूसरे समीकरण से बने बिंदु हैं, 1 5 और 2 6। ये जो बिंदु है इसको हम P मान लें। इसको क्यों मान लें? क्योंकि दोनों रेखाएं एक ही ग्राफ पर खींचना है। तो एक ग्राफ पर खींचना है मतलब बिंदु अलग अलग हमको लेने चाहिए। तो चलिए हम वो ग्राफ ले लेते हैं। सबसे पहले ग्राफ खींच लेते हैं और फिर अच्छे से इसको हम देख लेते हैं कैसे ये बनता है। तो चलिए अभी हम ग्राफ खींचेंगे और फिर उसको प्लॉट करते हैं, उसको उसमें डालते हैं। चलिए ये प्यारे बच्चों, आपको ये परीक्षा में ग्राफ दिया जाएगा, और जब ये ग्राफ आपको दे दिया जाएगा तो फिर ये थोड़ा सा लाइन इधर उधर हो गई है, तो इसको आप एडजस्ट कर लीजिए। उसमें कुछ बहुत दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आपको जो भी परीक्षा में ग्राफ दिया जाएगा उसमें आपको स्केल के माध्यम से आपको सभी पॉइंट का डिटर्मिनेशन करना है। अभी आपने ये लाइन खींच ली। अब ये लाइन जब खींच ली तो अब हम देखते हैं पहले बिंदु जो समीकरण 1 पर है, जो समीकरण 1 पर पहला बिंदु है, उसको हम देखते हैं कि वो कैसे आएगा। ये चलिए देखते हैं। ये पहला बिंदु है ए और बी। तो ए 4 और 6, 4 एक्स एक्सिस की मान है और 6 वाई एक्सिस का। तो 4 ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। इतने का हमको जो एक्स एक्सिस में धनात्मक होता है, इधर ऋणात्मक होता है। -1 -2 आता तो इधर करते आप, और ऐसे वाई एक्सिस में इधर धनात्मक होता है, वाई अक्ष होता है। ये सब पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और इधर धनात्मक एक्स अक्ष होता है, मतलब एक्स के वैल्यू जब धनात्मक होंगे तो हम इधर लिखेंगे ये एक्स अक्ष, ये धनात्मक एक्स अक्ष है, और इधर ऋणात्मक एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष। इधर ऋणात्मक और इधर ऋणात्मक वाई अक्ष होता है। मतलब वाई की वैल्यू जब ऋणात्मक आएंगे तो इधर लिखेंगे, एक्स की वैल्यू जब ऋणात्मक आएंगी तो इधर खींचेंगे, वाई की वैल्यू जब ऋणात्मक आएगी तो इधर खींचेंगे। इस प्रकार धनात्मक आएगी तो अभी मैं इधर ये, तो इस प्रकार ये एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में क्या है 1 2 3 4 5 6 ये 7 ये 7।
इस प्रकार आप जरा देखिए कि हम खींचते हैं x की वैल्यू 4 अब y की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू 4 इधर है, इधर 4 यहाँ पर आए, अब y की वैल्यू सीधा इसी में ऊपर y की वैल्यू मतलब y की तरफ बढ़िए, इधर बढ़िए, तो यहाँ है 6। ये जो आप यहाँ से ऐसे जाएंगे ये, तो ये y की वैल्यू 6 मिल जाएगी। तो ये बिंदु जो होगा ये बोला जाएगा A4 6 क्यों, जरा इसको मिलाइएगा, इधर देखेंगे तो ये इधर जो है ये इधर ये 4 पर है और इधर ये 6 की दूरी पर है, 6 की दूरी पर, इसलिए ये जो है 4 और 6। अब अगला है 5 5, तो ये देखिए x में 5 है, अब y में भी 5 चाहिए, तो ये हो गया 5 और 5, ये यहाँ पर जो है तो ये d आएगा और 5 और 5। अब इन दोनों रेखाओं से मिलती हुई एक रेखा खींच देंगे, इन दो बिंदुओं से मिलती हुई, तो आपका क्या बन जाएगा, वो लाइन बन जाएगी जिसकी आपको जरूरत है। वो देखिए वो रेखा कैसे, ये इन दो बिंदुओं की इस प्रकार ये जो है आपका ये रेखा बन गई। ये रेखा समीकरण 1, जो समीकरण 1 था ax + y = 10 से ये ही रेखा बनेगी। अब मेरे प्यारे बच्चों एक रेखा पे खींच लिया, अब हम दूसरी रेखा खींचेंगे। दूसरी रेखा के लिए आपके पास दो बिंदु हैं P और Q। तो P है 1 और 5, ये देखिए 1 है और 5 है, ये मतलब x एक्सिस पर यहाँ पर 1 और फिर y एक्सिस पर 5, ये तो इसको बोलेंगे 1 और 5, वो यहाँ पर आकर 5 के सामने रुक जाएंगे, तो इसको बोलेंगे 1 और 5, इसको हम नाम देते P 1 और 5। ये बिंदु को 1 और 5 मतलब x एक्सिस पर यहाँ से यहाँ तक 1 है और फिर ये y दिशा में, y एक्सिस दिशा में 5 की दूरी है। तो ये इस प्रकार हम ये कर लेंगे 1 और 5। अभी हम क्यों 2 और 6 देखते हैं, इसी दूसरी समीकरण पर 2 और 6 कहाँ है, तो जरा देखिए 2 है और ये 6 है, ये 6 है, ये तो 2 और 6 है। अब ये 2 और जो 6 है इसको मिलाते, ये 2 है और ये 6 है, ठीक। तो अब इसको हम मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, इनको मिलाते हुए जरा देखिए कैसे इनको मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे हम। तो ये हुई मेरे प्यारे बच्चों, ये जो रेखा हुई वो क्या हुई, ये जो हुई ये कौन सी रेखा हो गई, ये हो गई -x + y = 4। आप जरा देखिए ये रेखा यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ी है, ये यहाँ पर जरा देखिए ये थोड़ा सा टेढ़ी है, इसको नहीं छू रखी है और इसलिए इनका कटान बिंदु सही स्थान पर नहीं जाएगा। और ऐसे ही ये जो है ये रेखा यहाँ से बराबर नहीं जा रही है, देखिए मैं इसलिए जानबूझकर ऐसा कह रहा हूँ कि आप परीक्षा में देखेंगे तो ये गड़बड़ यहीं पर होगी, तो इसलिए ये सही स्थान पर जाना चाहिए। इसको कहाँ से जाना चाहिए जरा देखते हैं, बताते हैं कहाँ से जाना चाहिए। जरा देखिए इसको इस कटान बिंदु पर जाना चाहिए, ये जो बिंदु है यहाँ से गुजरना चाहिए और यहाँ से गुजरना चाहिए। तो चलिए पहले हम इसको सही कर लें और दोनों को थोड़ा थोड़ा सही, जानबूझकर मैंने थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए खींचा ताकि आप हमेशा सही खींचेगा, अन्यथा आपका ये जरा देखिए इस कटान बिंदु से अभी ये जरा देखिए ये इधर गड़बड़ हुआ, जैसे हम इसको मिलाने की कोशिश करते हैं तो इधर, तो इसलिए हमको यहाँ से ऐसे चालू करना है कि ये इधर से ही, आपको परीक्षा में खींचते समय इसका विशेष ध्यान रखना है कि आप ऐसे खींचिए कि ये कटान बिंदु, अभी जरा देखिए फिर से गड़बड़ है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है, इन दो बिंदुओं को 1 5, ये 1 5 है और ये
2 6 है। क्यों, ये क्यों है 2 6? अभी थोड़ी देर में मैं मिटा रहा हूं, पर इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है आपको। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने के लिए आपको ये देखिए, इस बार जो है ये रेखा हो गई। इस बार देखिए बराबर दोनों स्थान से सही, ये एकदम कटान बिंदु से गई है, ये कटान बिंदु। ऐसे ये जरा देखिए, इस वाली लाइन को जरा देखिए ध्यान से कि यहाँ पर ये इधर से गड़बड़ हो गई है, इसलिए इसको भी मैं हटा रहा हूँ। और आपको ध्यान रखना है कि 4 6, ये 4 6 और यहाँ से 5 5 से गुजरना है इसको। तो जरा हम देखते हैं कि 4 6 5 5 से गुजरेगी। 4 6 ये है और 5 5 से गुजरेगी। कैसे गुजरेगी जरा ये देखिए, ये 4 6 से गुजर रही है और ये वाला बिंदु 5 5 है, यहाँ से आप सही गुजरी है। ये आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि अब ये सही स्थान, ये वाला बिंदु जो है, ये वाला जो बिंदु है 4 6 है और ये वाला बिंदु है 5 5, ये कटान बिंदु उससे गुजरी है। और यहाँ पर ये वाला बिंदु जो था ये 2 6 था और ये वाला 1 5 था। इन दोनों से ये P हमने 1 5 माना था, कहा था, और Q को 2 6 बोला था ये। और ऐसे ही A को 4 6 और B को। अब जरा देखिए ये दोनों रेखाएं हो गई, ये इसको दर्शाएगी, ये वाली इसको दर्शाएगी x + y = 10 और ये वाली इसको दर्शाएगी। और इनका ये कटान बिंदु, ये जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो वही इसका हल होगा। तो स्पष्ट है, उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है, उपरोक्त ग्राफ रेखी ग्राफ, रेखी ग्राफ मतलब रेखा खींचा हमने, रेखाओं से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं ये कौन सा बिंदु देखिए बच्चों, ये 3 इधर है और 7 इधर है। इधर देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक ये 3 है, जहाँ पर कट रहा है ये कहाँ पर है इसको देखिए, ये ऐसे कट रहा है, ये 3 के सामने कटा है x में और y में 7 के सामने। तो इसलिए कटान बिंदु क्या होगा, दोनों रेखाएं स्पष्ट है, दोनों रेखाएं 3 7 पर काटती हैं, पर प्रतिच्छेद करती हैं अतः x = 3 और y = 7 ही इनका हल होगा, इनका हल होगा। अब आप देखिए, मतलब x वहां पर 3 लड़के होंगे और 7 लड़के होंगे। अब आप मिलान भी कर सकते हैं। देखिए क्या निकल गया आपके पास कि x = 3 और y = 7। देखिए दोनों मिलाकर, अब आप क्वेश्चन से मिलान कर सकते हैं कि दोनों मिलाकर 7 स्टूडेंट हुए कि नहीं, कंपटीशन में भाग लेने वाले दोनों मिलाकर 10 स्टूडेंट हुए। और 10 स्टूडेंट्स में देखिए गर्ल की संख्या जो है, लड़कियों, ये लड़के 22 आपने लड़कियों को माना है, तो लड़कियों की संख्या 7 है, लड़कों की संख्या 3 है, तो लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है कि नहीं है बराबर है। और इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो आपने आंसर निकाला ग्राफिक विधि से एकदम सही है। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपसे अवश्य समझ में आया होगा। यदि कोई चीज रह गई है तो वीडियो पीछे करके देख के समझ लीजिए, आपसे अवश्य ये क्वेश्चन बन जाएगा। और जब ये क्वेश्चन बन जाएगा तो फिर ये भी बड़े आराम से बन जाएगा। इसमें कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं है, बस आपको क्या माना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन का आपने मान लेना है x, एक पेंसिल की कीमत x और एक पेन की कीमत y मान लेना है आपको। जब तो फिर कहता है कि 5 पेंसिल और 7 पेन, तो 5 पेंसिल की, एक पेंसिल की x रुपए है कीमत, तो 5 पेंसिल की 5x हो जाएगी। और एक पेन की y रुपए कीमत है तो 7 पेन की 7y हो जाएगी। और दोनों को 7 कर देते हैं तो कुल मिलाकर खरीदने में 50 रुपए। जब दोनों मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन जब खरीदते हैं तो 50 रुपए में पड़ता है। तो एक पेंसिल अगर x रुपए में पड़ेगी तो 5 पेंसिल 5x रुपए में, और एक पेन अगर 22 रुपए में पड़ेगा तो 7 पेन 7y में 7 गुना पैसा लगेगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 50 रुपए। तो ये पहला समीकरण बन जाएगा। अब ये समीकरण तो बन जाएगा, फिर इसको ग्राफिक विधि से हल करना है। अब अगला बार बोलता है वेयर एज, जब 7 पेंसिल खरीदता है, वो एक पेंसिल x रुपए में खरीदता है तो 7 पेंसिल का 7x रुपए देना पड़ेगा।
अब 5 पेन जब वो खरीदता है, एक पेन 22 रुपए में खरीदता है, तो 5 पेन को 5 22 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन दोनों टुगेदर जब देता है, दोनों को मिलाकर पैसा देता है, एक साथ जब देता है तो 46 रुपए उसको देना पड़ता है। ये बोल रहा है 46 रुपए देना पड़ता है। तो जरा देखिए, ये दूसरा समीकरण हो गया। इस प्रकार ये दूसरा समीकरण का निरूपण हो गया। अब हमने बताया कि दोनों समीकरण, ये समीकरण भी एक रेखा को दर्शाएंगे, और ये रेखा को, जिस रेखा को दर्शाएंगे उन्हीं रेखाओं को खींचना है। एक बार इसके दो बिंदुओं, ग्राफी सारणी बनाकर दो बिंदु इसके निकालना है, और एक बार ग्राफी समीकरण बनाकर इसके दोनों बिंदु निकालना है। और जब ये दोनों बिंदु निकाल लेंगे तो फिर आप ग्राफ से इसको बड़े आराम से हल कर लेंगे। यदि आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको भी सॉल्व कर देंगे, लेकिन आप बड़े आराम से इसको हल कर लेंगे। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ग्राफी विधि से संबंधित क्वेश्चन आपके बड़े आराम समझ में आए होंगे। हाँ, यदि अच्छा लगा तो कमेंट में अवश्य लिखिए, हमको उससे एनर्जी मिलती है आपको अच्छा वीडियो बनाने में। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।